सो फर्स्ट पॉइंट है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ओके। जी सर। जी। सेकेंड पॉइंट जो है कि इन केस ऑफ, अब यहाँ पे रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि एक एटम है, एक एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, बट ये कैसे जी अपना सर। पोजीशन मेंटेन करेगा ये नहीं बोला था। ठीक है। हाँ तो सर। बोर्स ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर पाथ एंड दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। इस पॉइंट को नोट डाउन करना। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर पाथ एंड दीज आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। जी सर। ठीक है। अब उनसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बताओ, आपने तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो हाँ सर। तो लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि अगर सपोज ये सेंटर है तो इस पॉइंट, इस सेंटर के राउंड कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। तो बोर्ड ने जी क्या सर। बोला, ओनली दो सर्कुलर पाथ्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंजर्व। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है। सो ओके। हाँ। थर्ड पॉइंट इज देयर आर on sorry third point is only those डोज circular paths are possible सर्कुलर पाथ्स are possible आर पॉसिबल where वेयर angular momentum एंगुलर मोमेंटम of an electron ऑफ एन इलेक्ट्रॉन will be conserved। विल बी कंजर्व। ओके। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम जी सर। is equal to mvr mass into speed into distance from the nucleus equal to nh by 2 pi। ओके। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। सो ओनली दो सर्कुलर पाथ्स आर पॉसिबल इन विच एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। मतलब इलेक्ट्रॉन का जी एनर्जी क्या सर। रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। जी सर। ठीक है। अब इस कंजर्व होने के पीछे लॉजिक क्या है कि अब एक मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। जी सर। अब इस इलेक्ट्रॉन पे एक तो फोर्स न्यूक्लियस लगा रहा है। हाँ सर। ठीक है। और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है। हाँ सर। ठीक है। तो एक न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन होता है, जेड, तो बोलेंगे प्लस जेडी चार्ज है। जी सर। और वहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक फोर्स तो F1 लग रहा है जो इसे सेंटर की ओर खींच रहा है, और हाँ एक सर। दूसरा फोर्स लग रहा है F2 जो बाहर की तरफ खींच रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जी सर। ठीक है। तो इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का ओके। कोई एनर्जी लॉस नहीं होता और इलेक्ट्रॉन अपने ही ट्रेजेक्ट्री पे घूमते रहता है। ठीक है। हाँ सर। तो जी F1 सर। का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के जेडी इंटू ई जेडी ई। बाई आर स्क्वायर। जी सर। और F2 क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये क्या हो जाता है, एम बी स्क्वायर बाई आर। ये ओके। आपके पास सेकेंड इक्वेशन है जिससे फर्दर हम आगे डेरिवेशंस करेंगे। ठीक है। ओके। तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कंजर्व क्यों है, अकॉर्डिंग टू बोर, बिकॉज पे दो फोर्स लगता है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पे कोई नेट फोर्स अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नहीं है, इसलिए वो अपना इसी पोजीशन पे, इसी ऑर्बिट्स में वो घूमता रहेगा और अपना एनर्जी कंजर्व रखेगा। और ऐसे कितने जी। ऑर्बिट्स पॉसिबल है, तो जिसके लिए ये फॉर्मूला पॉसिबल है, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। साथ में यहाँ पे ये कंडीशन है कि एन जो होगा हमेशा वो होल नंबर होगा। जी सर। ठीक है। तो एन का वैल्यू कहां से शुरू होगा, 1 2 3 4, मतलब ऐसा बोलते हैं एन हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होगा। ओके। मतलब एन का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, एन का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है। जी। अब पॉइंट 5 क्या है वो देखो, जी। ऑर्बिट्स आर
designated as 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, अप टू इनफाइनाइट जा सकता है। जी और सर। इनको बोलते हैं के एल एम एन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ओके। यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियस है जिसपे प्लस जेडी चार्ज है, अब बाहर में यहाँ पे ऑर्बिट्स है, इन ऑर्बिट्स का नंबर है, जी सर। तो यहाँ पे वही ऑर्बिट्स पॉसिबल है जिनके वैल्यू नंबर होल नंबर्स में है। जैसे जी मान सर। लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे ही और ऑर्बिट्स हो सकते हैं अप टू इनफिनिट। और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, के एल एम एन। तो कभी कभी क्वेश्चंस में यूज भी आता है कि आपको डाटा के एल एम के टर्म्स में देगा और एन का वैल्यू यूज करना है, तो आपको ये सोचना है जी कि सर। के जब होता है एन का वैल्यू 1 होता है, एल का वैल्यू के केस में 2 होता है, एम के केस में 3 होता है, एन के केस में 4 होता है। अब इसके आगे हाँ आप सर। एबीसीडी वाला टर्म क्रिएट कर सकते हो, एन के बाद क्या आएगा, ओ पी क्यू ऐसा आएगा। जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे जी सर। 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट कि जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ता है, एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, जी सर। as the value of n increases, energy of electron और ऑर्बिट इंक्रीजेस। अब मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है इलेक्ट्रॉन और एनर्जी, बिकॉज जो भी इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में है, दोनों का एनर्जी मैच करना जी चाहिए। सर। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी मैच करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो वहां का सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी से मैच करना चाहिए। इसलिए लिख रहा हूँ एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जी और सर। ऑर्बिट दोनों का मतलब सेम ही है। इंक्रीजेस मतलब ओके। E1 से ज्यादा कौन होगा, E2, जी E2 सर। से ज्यादा कौन होगा, E3, E3 से ज्यादा कौन होगा, E4। ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। ओके। ठीक है। जी सर। सेकंड पॉइंट, as the value of n increases, as the value of n increases, energy difference between two consecutive orbit decreases। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो E2 माइनस E1 है वो सबसे ज्यादा होगा। देखो ये दो हाँ सर। कंसेक्यूटिव का हो गया, फर्स्ट और टू का डिफरेंस। ऑब्वियसली बात है E2 जो है E1 से ज्यादा है तो E2 माइनस E1 ही लिखना चाहिए। ये ग्रेटर देन होगा जी सर। E3 माइनस E2, मतलब नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव। अब नेक्स्ट जी दो, सर। नेक्स्ट कौन होगा, सर E4 माइनस E3। E4 माइनस E3। तो इस तरह से आपका ये ऑर्डर चलता रहेगा। तो n का वैल्यू बढ़ने से एनर्जी बढ़ता है ऑर्बिट का, बट दो जी सर। कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी गैप जो होगा वो घटता रहेगा। अब देखो सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि रदरफोर्ड से कुछ एनर्जी इमिशंस के बारे में पूछा गया था। तो बोर्ड क्या जी बोलता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन revolve in its orbit, it neither radiate or absorb energy। जी सर। An electron radiate or absorb energy when it undergoes transitions। मतलब क्या है कि मान लो आपके पास यहाँ पे मैं डिफरेंट ऑर्बिट्स को दिखला रहा हूँ। जी सर। ये कुछ N1 है और ये कुछ N2 है,
जहाँ पे N2 जो है वो ग्रेटर देन N1 है। अब यहाँ पे मान लो कोई जी एक सर। इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ तक ले जाना है। तो अगर ये जी सर। इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच गया, तो अभी मैंने हाँ बोला था सर। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा, तो N2 ज्यादा है, इसका मतलब ये बोल सकते हैं EN2 जो होगा वो ग्रेटर देन EN1 होगा। हाँ सर। तो ये लो एनर्जी हो गया जी और सर। ये हाई एनर्जी हो गया। जी सर। तो लो से अगर हाई गया तो अब क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। हाँ सर। और एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे उसने क्या बोला, एब्जॉर्ब वाले पॉइंट, कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी कब एब्जॉर्ब करेगा, व्हेन इट जंप्स फ्रॉम। ठीक है, तो अगर कोई बोलता है एब्जॉर्प्शन कब होगा, तो एब्जॉर्प्शन तब होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लो एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट। जी। दूसरा केस वो भी उसी पे डिपेंडेंट है। फिर से मैं वही N2 और N1 ड्रॉ कर रहा हूं। ये N1 है, जी ये सर। N2 है, यहाँ पे क्या, अच्छा ये इसका डायरेक्शन उल्टा होगा। जी। इस बार मान लो इलेक्ट्रॉन जो है N2 से N1 आ रहा है, मतलब हाई से लो आ रहा है। और जब हाई से लो हाँ आएगा तो मैंने क्या बोला था, जिस ऑर्बिट में रहना है उस ऑर्बिट के बराबर आपका एनर्जी होना चाहिए। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन जी N2 सर। से N1 आ रहा है तो जो बीच का एनर्जी गैप है डेल्टा E जी दैट इज सर। इक्वल टू EN2 माइनस EN1। यहाँ पे ये एनर्जी गैप आपको प्रोवाइड करना था, सप्लाई करना था, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे। जी सर। यहाँ पे ये जी एनर्जी सर। क्या होगा, रेडिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी रेडिएट हो रहा है, कितना एनर्जी ओके। रेडिएट हो रहा है, तो डेल्टा इक्वल टू E माइनस EN1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जी बोलेंगे सर। रेडिएशन हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। तो रेडिएट कब होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट। तो बोर्ड ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एनर्जी जी एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज भी करेगा, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, ट्रांजिशंस जाना पड़ेगा। ट्रांजिशंस का हेलो। मतलब क्या हुआ, तो इस ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि या तो यहाँ पे जंप कर रहा है, ठीक है, जंप करने का मतलब है जी सर। लो टू हाई हो सकता है और हाई टू लो हो सकता है, दो केस हो सकता है। लो टू हाई होगा जी तो सर। एब्जॉर्प्शन होगा और हाई टू लो होगा तो इमिशन होगा। एक पॉइंट यहाँ पे और भी है कि सपोज जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो रेडिएट कर रहा है, ठीक है। जी सर। तो जब एनर्जी रेडिएट होगा तो वो किसके फॉर्म में होगा, फोटोन के फॉर्म में होगा, ठीक है। ओके। एंड जी सर। वन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और रेडिएट, वन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब और रेडिएट जी सर। वन इलेक्ट्रॉन ओनली, चाहे कुछ भी केस हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब भी करेगा तो वन फोटोन, जी सर। ठीक है, और रेडिएट भी करेगा तो वन फोटोन, एक सिंगल ट्रांजिशन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मेरे पास ये तीन एनर्जी लेवल है, N1 जी सर। N2 N3। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और वो यहाँ हाँ सर। पहुंच गया। कितना ट्रांजिशन हुआ, सर दो बार। एक बार डायरेक्टली वो N3 से N1 पे आ रहा है, तो ये हो गया सिंगल ट्रांजिशन। ओके। तो सिंगल ट्रांजिशन का मतलब है यहाँ पे वापस आ रहा है, मतलब वन फोटोन रिलीज होगा। ओके। अब
ये इलेक्ट्रॉन अगर सपोज ऐसे आता कि पहले वो यहां पे आया, फिर यहां से यहां गया, तो अब ये टोटल कितने बार ट्रांजिशन कर रहा है? 2 बार ट्रांजिशन कर रहा है। सर 2 बार। हाँ सर। तो ये 2 बार जब ट्रांजिशन कर रहा है तो अब यहाँ पे फोटोन भी कितना रिलीज करेगा? 2 फोटोन रिलीज करेगा। जी सर। ठीक है। अब एक पॉइंट देख लो, यहाँ पे अगर सपोज कोई फोटोन रिलीज हुआ और उसका एनर्जी ई था, यहाँ पे वाले का हाँ एनर्जी मान लेते हैं E1 है और यहाँ वाले का एनर्जी E2 है, तो एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुआ कितना हुआ? E1 प्लस E2 हुआ, और यहाँ पे कितना जी सर। एनर्जी रिलीज हुआ? E। तो हम ये बोलेंगे E इक्वल टू E1 प्लस E2 ही होगा। ओके। दो ऑर्बिट्स के बीच में आप कितने भी ट्रांजिशन लगा के फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचो, आप एनर्जी तो इक्वली अमाउंट ऑफ रेडिएट करोगे। इवन एब्जॉर्प्शन के जी केस में भी होता कि मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन N1 से N3 पे एक ही बार में जंप लगा के जाता है, तो फिर वो E जी अमाउंट सर। ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता, और यहाँ से N1 से N2 गया, N2 से N3 गया, और E2 और E1 जैसा एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो वहां भी ये रिलेशन बैठेगा। तो दो ऑर्बिट्स जी के बीच में, जैसे मान लो मेरा एक ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है और दूसरा ऑर्बिट 10th ऑर्बिट है, ठीक है, मैं कितने भी जी तरीके सर। से वापस आऊं 10 से 1 पे या 1 से 10 पे, अमाउंट मेरा इक्वली लगने वाला है। क्लियर है? जी सर। सो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे जब वो nth ऑर्बिट में हो, उसका स्पीड कैसे जी सर। कैलकुलेट करेंगे, या न्यूक्लियस उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। तो इन सब के जी लिए अपने पास दो फॉर्मूला है और उनसे ही सारे डेरिवेशंस होंगे। तो हमने बोर पोस्टुलेट्स में क्या देखा? दो फॉर्मूला, एक इक्वेशन 1 वो क्या था? mvr इक्वल टू nh बाई 2 पाई। NH पाई 2 पाई। तो हाँ अब सर। मैं यहाँ पे n लिख रहा हूं, ठीक है। vn का मतलब हो गया ओके। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। हेलो। सिमिलरली Rn इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेलो। nth ऑर्बिट। हेलो। जी सर। सो ये फर्स्ट है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, n आपका क्या हो गया? ऑर्बिट नंबर। जी सर। और सेकंड सर फॉर्मूला जो M था, मास है क्या? m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सर, वो भी कांस्टेंट होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। जी और इस डेरिवेशन में जितने भी वैल्यू हम यूज करते हैं, जो स्टैंडर्ड है वो सीजीएस यूनिट में यूज हुआ था, तो सारे फॉर्मूले सीजीएस यूनिट में कैलकुलेट हुआ, ओके। ठीक है। और सेकंड जो इक्वेशन आया था फोर्स वाला, के जेडी स्क्वायर जी सर। बाई आर R स्क्वायर इक्वल टू MV स्क्वायर बाय R। एम वी स्क्वायर बाई आर। तो जी यहाँ सर। पे भी आर एन कर देते हैं, एम ई हो गया, वी एन हो गया और आर एन हो गया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। जी सर। अब फर्दर प्रोसीड करने के पहले एक बार हम इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी पे बात करेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए जो टोटल एनर्जी है, ई टोटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जी सर। तो इसको मैं ई टी लिखता हूँ, ई टी इज इक्वल टू अब यहां से देखो पोटेंशियल एनर्जी जो है, अब उसका फॉर्मूला क्या है कि मान लो अगर कोई दो चार्ज सिस्टम है Q1 और Q2, ठीक है, बीच का डिस्टेंस R है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 जी Q2 बाई R। बस यहाँ जी पे सर। Q1 Q2 विथ साइन पुट करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ओके सर। न्यूक्लियस के केस में एक चार्ज है प्लस जेडी, दूसरा हाँ चार्ज है सर। माइनस ई, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K इंटू सर प्लस KZD इंटू माइनस माइनस। ई बाई रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, दैट इज, जी सर। यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस के जेडी स्क्वायर बाई आर एन। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के लिए, ओके। ठीक है। तो ये आपका हो जी गया सर। माइनस के जेडी स्क्वायर बाई आर एन। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखो, ये क्या है? हाफ एम ई वी एन स्क्वायर। अब यहां से हम फॉर्मूला जी अगर सर। देखें, ये सेकंड वाले से देखो,
अगर सेकेंड वाले से हम mv स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, जी तो सर। क्या मिलेगा यहाँ पे, फ्रॉम सेकेंड के जेडी स्क्वायर बाई आर एन प्लस हाफ, यहाँ से देखो, यहाँ से मैं उठा रहा हूँ mv स्क्वायर, तो ओके। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा, हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर एन, ये मिला। अब पॉइंट देखो, दोनों का एक्सप्रेशन तो एक ही जैसा है, ये हाफ है ये और माइनस है, तो बचेगा क्या यहाँ पे, हाफ जी सर। के जेडी स्क्वायर बाई आर आर एन। ठीक है। जी। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो किसका, इसी एक्सप्रेशन के बराबर आया। हाँ सर। तो बेसिकली क्या आया, ई टोटल इज इक्वल टू, अब इसमें माइनस साइन ही तो लगाना है, तो माइनस जी ऑफ सर। काइनेटिक एनर्जी, ओके। ठीक है। और हाँ। इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में क्या रिलेशन है, तो इस वाले का जस्ट हाफ है, जी सर। ठीक है। तो इसको अगर मैं 2 टाइम्स करूं तो ये मिलेगा, जी सर। तो इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जी सर। ठीक है। तो रिलेशन क्या आया, ई टोटल इक्वल टू 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आपका रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का। जी सर। अब देखो ई टोटल का एक्सप्रेशन लिखना है, तो ई टोटल क्या आया, जी सर। माइनस हाफ के जेडी के से डी स्क्वायर। बाई आर एन। अब अगर मुझे ई टोटल कैलकुलेट करना, देखो के तो कांस्टेंट है, ठीक है। जी सर। अब देखो ई टोटल क्या, माइनस के हाफ के जेडी स्क्वायर बाई आर एन। अब इसमें देखो के का जी जो सर। वैल्यू है सीजीएस यूनिट में 1 होता है, ठीक है। ओके। ई जो होता है वो होता है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। जी सर। अब बच गया क्या, केवल आर ही तो बचा जिसका वैल्यू पता नहीं है, जेड का वैल्यू तो पता है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 ही होता है, और ये सारे जितने भी हाँ। डेरिवेशंस कर रहे हैं सब के सब किसके लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन। ठीक है। ओके। तो अब यहाँ पे बचा आर एन, तो आर एन का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, तो वो कहां से हाँ, मिलेगा, तो यहाँ से देखो, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से लिखता हूं तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि आर एन इक्वल टू इस वाले इक्वेशन से, सेकेंड वाले से, जी सर। और ये आपका फर्स्ट है, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा ताकि आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ से देखो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, हाँ सर। तो ये आर जब ऊपर की साइड जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो क्या आ गया ये, के जेडी स्क्वायर डिवाइडेड बाई mvn स्क्वायर, दिख रहा है। जी सर। जी सर। ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या नहीं आता हमें, के पता है हमें, जेड पता है, ई पता है, एम पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, ये मास ऑफ जी सर। इलेक्ट्रॉन है। अब बच गया वीएन, फिर से अटक गया। अब जी इस सर। वाले इक्वेशन से, फर्स्ट वाले इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि हम वीएन का डाटा आरएन के टर्म्स में लिख सकते हैं, वीएन इक्वल टू जी सर। NH by 2 पाई इंटू 1 बाई एमी इंटू आर एन लिख सकते हैं। हाँ सर। अब उस वीएन को यहां पे पुट कर दो, के जेडी स्क्वायर बाई जी सर। एमी। अब वीएन स्क्वायर करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जी ठीक है। सर। और ये सब ऊपर पहुंच के क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एमी स्क्वायर आर इंटू एन आर एन स्क्वायर, ठीक जी है। सर। अब देखो फिर से एक आर एन और एक आर एन कैंसिल आउट हो गया, जी सर। तो आर एन का फॉर्मूला क्या आया, ये आर एन तो यही रह गया। अच्छा यहाँ पे हाँ, एक एमी से एक एमी भी कैंसिल आउट हुआ, तो क्या फॉर्मूला सर। आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर जी सर। 4 पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर। एक एमी भी बचा हुआ है, हाँ एमी के जेड RN। स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अब देखो एन पता है हमें, कौन से ऑर्बिट का कैलकुलेट करना है ये तो हमें खुद ही पूछा जाएगा, फर्स्ट का करना है, जी सर। सेकंड का करना है, थर्ड का करना है। एन पता है, एच पता है, 4 पता है, पाई पता है, के पता है, एमी पता है, के पता है, जेड पता है, ई पता है। हाँ सर। तो अब यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस हाफ के जेडी स्क्वायर और आर एन का ये एक्सप्रेशन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। और सब जी सब सर। बाकी सब ऊपर पहुंच गया, 4 पाई स्क्वायर
के एम ई के जेड स्क्वायर। ठीक है, तो जब यहाँ पे सबका वैल्यू जब आप पुट करते हो कांस्टेंट वाले, तो ये वैल्यू सीजीएस में क्या आता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी कांस्टेंट है सबका वैल्यू पुट आउट करना पड़ेगा। जी सर। बिकॉज इस इक्वेशन में अब सब कुछ पता है आपको, के का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू देखेंगे किसके लिए पूछा गया, हाइड्रोजन के लिए है तो 1 है, बाकी सबके लिए उसका जैसे Li2+ के लिए पूछेगा तो Z3 हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं। H का वैल्यू कांस्टेंट है, N भी हमसे पूछा ही जाएगा, तो इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट ये फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फॉर्मूला हो गया टोटल एनर्जी, मींस किसी भी ऑर्बिट का फॉर्मूला इससे निकाल सकते हो। अब देखो अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला आया था E टोटल इक्वल टू 2pe और Ki। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी निकालना है जी सर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, जस्ट नेगेटिव ऑफ टोटल था, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जी सर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछेगा तो इसी का हाफ हो जाएगा, ई टोटल का हाफ हो जाएगा। जी सर। अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे ये डाटा गड़बड़ लिखा गया। ये देखो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, -kZd²/Rn, ये तो हाफ है। हाँ सर। तो ये 2 पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो ये वाला भी पोटेंशियल एनर्जी 2 नहीं होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होगा। ओके। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब आते हैं वापस, तो यहाँ पे क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल हो जाएगा। जी सर। तो -13.6 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ वाले से लिख रहे हैं 2 इंटू ई टोटल, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू 2, दैट इज 27.2 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी सर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। सर यहाँ पे के जो अगर सपोज कोई के पूछता है कि के क्या है, तो ये है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वेयर ई नॉट इज परमिसिबिलिटी कांस्टेंट, 4 and pi आर कांस्टेंट। तो ये होता है, आप कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में पढ़ते होंगे। तो अगर एसआई यूनिट होता तो ये 9 × 10⁹ होता है एसआई यूनिट में जी। और अगर सीजीएस कोई पूछेगा तो सीजीएस में इसका वैल्यू 1 होता है। ओके। अब एक पॉइंट देखो, यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है nh/2π × 1/me × Rn लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला। जी सर। अब मुझे Rn का एक्सप्रेशन पता है, Rn कितना आया, n² h² 4π² k me k Zd²। तो अगर मैं इस R का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो Vn भी सॉल्व हो जाएगा। जी सर। इस एक्सप्रेशन में Rn का जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से पुट कर दूं, लास्ट वाले नीचे वाले से, इस वाले से। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो मुझे Vn भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं जी सर, तो वैल्यू क्या आता है वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ओके। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा आता है 2.18 इंटू 10⁸ इंटू Z/n सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके। किसी भी इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में क्या स्पीड होगा, ये क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है, बस आपको Z और n का वैल्यू पुट करना। Z का मतलब कौन से एटम और आयन के लिए, n कौन से ऑर्बिट में कैलकुलेट करना। जी सर। ठीक है, और जो रेडियस का यहाँ पे फॉर्मूला है ये वाला, इसमें भी देखो सारे तो कांस्टेंट ही है। जी सर। तो अब यहाँ पे कांस्टेंट का वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो रेडियस का फॉर्मूला आता है 0.529 इंटू n² बाई जेड।
एंगस्ट्रॉम, ओके जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये 3 फॉर्मूला है जिसपे बोर एटॉमिक थ्योरी के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। स्पीड ऑफ जी इलेक्ट्रॉन, सर। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाकी काइनेटिक एनर्जी भी जी है, सर। पोटेंशियल एनर्जी भी है। जी सर। कि कल मैंने एक पॉइंट बोला था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है लो टू हाई या हाई टू लो तो एनर्जी रिलीज करेगा। सर एब्जॉर्ब या रिलीज? हाँ, जो भी एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे, अगर जंप लगाएगा लो टू हाई जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, हाई टू लो आएगा तो जी हाँ, रिलीज करेगा। रिलीज करेगा। जी तो सर। N1 से N2, सपोज अगर कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचाना है, ठीक है, तो इसे जंप कराना पड़ेगा यहाँ तक। तो ये जा रहा है लो एनर्जी टू हाई जा रहा है, जी सर। ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लो टू हाई जा रहा है, मतलब यहाँ पे एनर्जी क्या करेगा, वो सर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करेगा। कितना जी एनर्जी सर। एब्जॉर्ब करेगा? सो ई एन टू माइनस EN1। ई एन वन। तो जी अब सर। देखो ई एन टू क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर, जी सर। -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन वन N1 स्क्वायर। स्क्वायर। जी तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। जी सर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई 1 बाई एन जी वन सर। स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब जब अगर ये इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से वापस आता है, और जिसको हम डी एक्साइटेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन, जब लो टू हाई जाता है, हाई टू ओके। लो जाता है तो क्या बोलते हैं इसको हम, डी एक्साइटेशन। जी और सर। डी एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, हाँ सर। और उसमें भी कितना एनर्जी रिलीज होगा, तो यही अमाउंट एनर्जी रिलीज होगा, ई एन टू माइनस हाँ ई एन सर। वन। अब जी जब सर। एनर्जी रिलीज होगा तो किसके फॉर्म में होगा, फोटॉन्स के फॉर्म में होगा। जी सर। और एक ट्रांजिशन में कितना फोटोन रिलीज होगा, सर एक फोटोन। एक फोटोन होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एच सी बाई लैम्डा, हाँ सर। ठीक है। अब देखो, अगर मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करता एच सी बाई लैम्डा यहाँ पे, और कल हम लोगों ने अभी हमने यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया जो बेसिक वाला फॉर्मूला था, जिसमें पूरा के पाई ई सबका जो एक्सप्रेशन था, अगर आप वो जी यहाँ पे सर। यूज करते हो तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है जिसको बोलते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूले ओके। से आप कभी भी किसी फोटोन का वेवलेंथ निकाल सकते हो जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे, N2 से N1 पे अगर वो जंप करता है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जी उस सर। इलेक्ट्रॉन से साथ जो फोटोन्स रिलीज होगा एनर्जी के साथ, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज जी यूज सर। टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन, Used to calculate wavelength of photon released when electron photon. jumps from N2 that is high energy to N1 orbit। याद रखना यहाँ पे N2 हाई होगा और N1 जो होगा वो जी सर। लो एनर्जी है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, 1 बाई लैम्डा आपका क्या हो गया, न्यू बार भी हो गया, तो आप यहाँ से वेव नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हो। इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, सर रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग्स फॉर्मूला। जी। अब देखो, इस फॉर्मूला में जो आर है उसको हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जी सर। और इसका वैल्यू हमें याद रखना पड़ेगा 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 1.09 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स और 1.09 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स।
अब हमें ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस revolutions मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन टाइम। of एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में एक सर्टेन टाइम में कितनी बार चक्कर लगाएगा। जी ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस का मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, जी सर। तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, हाँ 2 pi r टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम t डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवोल्यूशन। जैसे मान लो कोई एक पार्क है और कोई बोलता है मैंने पार्क में आज 10 किलोमीटर का रनिंग किया या जॉगिंग किया है। ठीक है, जी मुझे सर। ये पता करना है कि उसने कितनी बार चक्कर लगाया पार्क का। तो बस मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि पार्क का जो पूरा सर्कमफ्रेंस है, पार्क अगर सपोज सर्कुलर जी है सर। तो टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करेगा 1 रिवोल्यूशन में कितना करेगा, 2 पाई आर करेगा। जी तो सर। अगर उसने टोटल डिस्टेंस 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है और मान लो एक बार पार्क के चक्कर लगाने में अगर सपोज कोई बोलता है कि ½ किलोमीटर कवर हो जाता है, जी सर। इसका मतलब उसने 20 बार चक्कर लगाया होगा। जी सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। जी स्पीड सर। डिस्टेंस होता है और ये क्या हो गया 2 पाई आर एन। अब आप यहाँ पे वी एन के जगह पे क्या पुट करोगे, 2.18 इंटू 10⁸, मैं सब सीजीएस में ही ले रहा हूँ, इंटू जेड बाई एन इंटू टी। और 2 पाई आर एन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एन था 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, एक कैलकुलेशन तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे बेसिकली एन और जेड के बीच में रिलेशन निकाल देता हूँ। देखो यहाँ से हम क्या लिख जी सकते हैं, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू, मतलब ऐसा बोल सकते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर सपोज मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस का रेशियो निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर Z1 है और ऑर्बिट नंबर N1 है, और एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर Z2 है और उसका ऑर्बिट नंबर N2 है। तो अगर मुझे रेशियो निकालना है जी सर। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन made by first electron divided by number of revolution made by second electron, तो हम डायरेक्टली रेशियो बैठा सकते हैं। क्या है, तो Z1 by Z2 to the power 2 into N2 by N1 to the power 3। इससे आप डायरेक्टली रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब क्वेश्चंस में ऐसा रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस का रेशियो, टाइम पीरियड का रेशियो, रेडियस का रेशियो, एनर्जी का रेशियो। तो वहां पे हमें कांस्टेंट वाले टर्म्स का यूज नहीं है, वहां पे हमें यही सब काम देगा। और यहाँ पे मैं टी लेके नहीं आया हूँ, ठीक है, टी लेके इसलिए नहीं आया हूँ बिकॉज टी तो सब दोनों के लिए सेम ही मानना पड़ेगा ना। जितने समय आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को दोगे उतना ही समय तो आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को दोगे। अगर कोई टाइम भी डिफरेंट करता है, ठीक है, तो फिर तो एक और टाइम का भी आ जाएगा कि यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, T1 टाइम और T2 टाइम, तो ये रेशियो भी अप्लाई कर सकते हैं। बट जनरली टाइम सेम होता है, तो फिर आपका यहाँ से लेके ये वाला रेशियो आपका काम आ जाएगा, ये रेशियो। अगर आपका टाइम दोनों ही इलेक्ट्रॉन को आपने सेम दिया है, अगर टाइम सेम नहीं दिया तो फिर तो इस वाले रेशियो को भी आप इंक्लूड कर दो। अब देखो एक कैलकुलेशन हम और कर सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की, एक इलेक्ट्रॉन कितने समय में एक ऑर्बिट का चक्कर लगाएगा। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया और कितने स्पीड से आपने ट्रेवल किया।
तो डिस्टेंस तो एक इलेक्ट्रॉन कितना घूमेगा एक बार चक्कर लगाने में, सर्कुलर है ना, तो 2πrn हो गया और स्पीड क्या हो गया vn। तो इस फॉर्मूले से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है। बाकी अब अगर फैक्टर देखेंगे क्या होगा, तो आर एन में क्या आता है, मैं केवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले फैक्टर बता रहा हूँ। आर एन में होता है एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, और वी एन में होता है जेड बाई एन। तो क्या लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड का रेशियो निकालना हो तो रिलेशन क्या बनेगा, n1 बाई एन टू द पावर 3 इंटू z2 बाई z1 टू द पावर 2। इससे आप दो इलेक्ट्रॉन्स के टाइम पीरियड का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। एक कैलकुलेशन हम और कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में जा रहे हैं तो। अब देखो, जैसे मैंने बोला था कि मान लो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट है n इक्वल टू 1 है और इसमें एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे फ्री करना है इस एटम से तो कहाँ ले जाना पड़ेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाना पड़ेगा, मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट में ले जाना पड़ेगा। तो 1 से लेके इनफाइनाइट ले जाने में, या अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन जो nth ऑर्बिट में है तो हम ऐसा बोलेंगे जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो कितना होगा, तो इन दो के बीच का एनर्जी गैप दैट इज ई इनफाइनाइट माइनस ई एन। अब ई इनफाइनाइट क्या होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट क्यों ले जा रहा हूँ, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसका जो फोर्स का फॉर्मूला था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो अगर आर ही इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर तो ये जीरो हो जाएगा ना, एनीथिंग बाई इनफाइनाइट इज जीरो। तो आयोनाइजेशन का फॉर्मूला इनफाइनाइट पे इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज इनफाइनाइट पे न्यूक्लियस का फोर्स जीरो हो जाएगा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच नहीं पाएगा। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ तो क्या हो गया, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। अब यहाँ पे ये एन स्क्वायर में नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली मैं लिखता हूँ इनफाइनाइट स्क्वायर, ठीक है, इनफाइनाइट स्क्वायर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। तो ये तो जीरो ही हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। अब इसमें एक पॉइंट देख लेना, अगर सपोज कोई बोलता है कि फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फिफ्थ ऑर्बिट, दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं। इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फिफ्थ ऑर्बिट, इसका मतलब है n का वैल्यू 5 लेना है। दूसरा, अगर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n इक्वल टू क्या हो गया 6, किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक के लिए। तो इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको दिखला देता हूं। लॉजिक ये है कि मान लो यहाँ पे ऑलरेडी n इक्वल टू 1 में कोई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 3 4 5 ऐसा करके है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरली मिलता और ये कूद के यहाँ पहुंच गया तो इसके लिए कौन सा हो गया, ये उसका हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंचता है तो कहाँ पे है, फोर्थ ऑर्बिट में गया, तो कहाँ तक कितनी बार जंप करना पड़ेगा, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। तो कभी भी कोई बोलेगा nth एक्साइटेड स्टेट तो उसमें आपको क्या करना है, nth एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब आपको n+1 ऑर्बिट में जाना है। सो अभी तक हमने सारे थ्योरी देख ली, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एटॉमिक, इस टॉपिक के बोर एटॉमिक मॉडल्स। अब देखो क्वेश्चन अपने पास क्या है कि बोर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग सेट ऑफ स्पीशीज, ठीक है, ये सारे ऑप्शन दिए गए। तो हम लोगों ने पॉइंट क्या पढ़ा था कि बोर थ्योरी तभी एप्लीकेबल होता है किसके केस में, जब आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो,
मोनो इलेक्ट्रॉनिक हो आप, जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। तो H प्लस के पास 1 है, Li2 प्लस के पास 1 है, हीलियम प्लस के पास 1 है, बेरिलियम 3 प्लस के 1 है, मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, होगा ही। अब इसमें देखो H प्लस 0 आगे देखने का जरूरत नहीं, ये नहीं हो सकता। H 1 हो गया। अच्छा एक गड़बड़ कर दिया मैंने, गड़बड़ क्या किया आपने नहीं देखा, मैंने देख लिया। H प्लस के पास मैंने क्या लिख दिया, H प्लस के पास मैंने 1 लिख दिया। ये H मैंने सॉरी मैंने इसको H पढ़ लिया था। H प्लस है तो 0, मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। नेक्स्ट H के पास 1 है, He प्लस के पास 1 है, Li2 प्लस के पास 1 है, बेरिलियम 3 प्लस के पास कितना है, बेरिलियम 3 प्लस के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 चला गया तो 1 इसके पास भी है, तो सी आंसर होगा। सॉरी मैंने पहले वाले में H प्लस में भी 1 बोल दिया था, गलती से बोल दिया था, मैंने उसको H पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। मतलब कभी भी कोई बोलेगा बोर्ड थ्योरी इज एप्लीकेबल, तो बोलेंगे इन केस ऑफ मोनो इलेक्ट्रॉनिक, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट absorbs 1.5 times as much as energy as the minimum required for escape from the atom। और ये प्रोसेस दिया गया, तो ये जो एनर्जी है ये किसके लिए है, एस्केप के लिए है। अगर किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको बोलेंगे एस्केप करने के लिए एनर्जी है। तो ये एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सप्लाई कितना गया 1.5 टाइम्स। तो मैं ऐसा बोलेंगे एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1.5। ठीक है, और 13.6 इंटू 1.5 कितना हो गया तो ये आपका हो गया 13.6, और 13.6 का हाफ हो गया आपका 6.8, तो 20.4। तो 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब देखो बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा है, एनर्जी आया, इतना एनर्जी आपको मिनिमम चाहिए निकालने के लिए, तो जो रेस्ट अमाउंट होगा वो कहाँ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो आया कितना 20.4, उसमें से खर्च कितना हो गया 13.6, जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन ढूंढो कहीं पे है ऐसा ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड इज एब्जॉर्ब 2.5 times as much as energy the minimum required for its escape from the atom। और इक्वेशन देखो, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, मतलब ये जो एनर्जी है वो एस्केप एनर्जी है। ठीक है, ये जो एनर्जी है वो एस्केप एनर्जी है। तो एनर्जी सप्लाई कितना हुआ, एनर्जी सप्लाई जो हुआ वो हो गया 13.6 इंटू 2.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू 2 हो गया 27.2। ठीक है, और हाफ हो गया इसका 6.8, तो 10 4 3, तो टोटल एनर्जी सप्लाई हुआ 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा हो गया, इतना एनर्जी आया, कितना आया 34 आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें से खर्च कितना हुआ 13.6, जो निकालने में चाहिए उसमें कोई कटौती नहीं होगा, उतना आपको देना ही पड़ेगा। जो रेस्ट अमाउंट है वो काइनेटिक एनर्जी, तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आंसर ढूंढ लो कौन आया, ये ऑप्शन हो गया। समझ में आया, बिल्कुल फोटो इलेक्ट्रिक की तरह सोचना, जितना एनर्जी आया वो 2.5 टाइम्स था एस्केप का, तो इस एनर्जी का 2.5 ये हो गया। अब उसमें से इतना घटा लो, इतना तो चाहिए निकालने के लिए, जो बचेगा जो भी आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बेसिकली क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो। तो एस्केप एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी सब सेम ही है, तो ये एनर्जी के अलावा जो भी एनर्जी सप्लाई करोगे वो काइनेटिक एनर्जी ही मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ He प्लस आयन इज। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो मैंने आप लोगों को एक थ्योरी पढ़ाया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो 2 टाइम्स ऑफ ई टोटल होता है, En होता है। तो फॉर्मूला क्या बना, 2 इंटू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब किसके लिए सॉल्व करना है, हीलियम प्लस के लिए सॉल्व करना है, तो जेड का वैल्यू 2 हो गया। किसमें करना है, सेकेंड ऑर्बिट में करना है, तो एन का वैल्यू भी 2 हो गया। सो 2 इंटू माइनस 13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया भाई, तो कितना आ गया, माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर है, ये बी आपका ऑप्शन रहा। समझ में आया। अगर कोई पूछता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी होता है, तो फिर तो आप बोल सकते थे प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी से रिलेशन मैच करो, कैलकुलेशन करो। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ये 4 ऑप्शन है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या था, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सबके लिए तो ये टर्म तो सेम ही है, मतलब जिसके लिए जेड बाई एन रेशियो सेम बैठ जाएगा उसके लिए आपका स्पीड सेम आ जाएगा। बस समझ में आ रहा हो। अगर 2 या 2 से ज्यादा आयंस हैं जिनके पास जेड बाई एन सेम है तो उनके लिए आपका काम हो जाएगा। अब थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस, तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब हो गया n इक्वल टू 3 और Li2 प्लस का मतलब हो गया z इक्वल टू 3। मतलब यहाँ पे इस वाले के लिए जेड बाई एन कितना आया, 1 आया। जिसके लिए भी 1 आएगा उसके लिए सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He2 प्लस, तो सेकेंड ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू 2 हो गया और z का वैल्यू भी 2 हो गया, मतलब 1, ये ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H का मतलब हो गया 1 बाई 1, ये भी बात करें, ये भी 1 हो गया। थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be3 प्लस, तो n का वैल्यू 3 हो गया। बेरिलियम का z कितना होता है, 4 बाई 3, तो ये नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस मतलब ये हो गया 2 बाई 1, ये इक्वल टू 2 हो गया, नॉट इक्वल टू 1 हो गया। मतलब सी और डी आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ए और बी होगा। कभी भी दो आयंस के लिए एनर्जी कंपेयर करना हो, स्पीड कंपेयर करना हो, रेडियस कंपेयर करना हो, उनके एन और जेड वाले टर्म्स का जो रेशियो है वो अगर इक्वल कर लो, जैसे दो का एनर्जी इक्वल करना है तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर का वैल्यू सेम आना चाहिए। रेडियस इक्वेट करना है तो एन स्क्वायर बाई जेड का रेशियो सेम आना चाहिए, और अगर स्पीड कंपेयर करना है तो जेड बाई एन का रेशियो सेम आना चाहिए, वो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस इज दिस, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ Li2 प्लस इज। जब भी किसी क्वेश्चन में रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, स्पीड का कुछ वैल्यू गिवन है, इसका मतलब है ये आपसे उस वैल्यू को यूज कराने की कोशिश कर रहा है। कैसे यूज करना है वो देखते हैं। लिखा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस, तो अभी हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोलोगे यहाँ तो जूल पर एटम दिया हुआ है, देने दो, हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप तो कन्वर्जन करके भी कर सकते हो। मैं कैसे यूज करूंगा इसको वो देखो। लेकिन उसने लिखा है He प्लस के लिए, तो जेड का वैल्यू 2 हो गया, एन का वैल्यू 1 है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ऑर्बिट में मिलेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 13.6 इंटू 2 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू 19.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम। तो यहाँ से बेसिकली मैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ 19.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल बाई 4 जूल पर एटम। तो मेरे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू आया। अब इसको कैसे यूज करना वो देखो। इन द फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट ऑफ Li2 प्लस, तो Li2 प्लस की बात कर रहा है, n इक्वल टू 1 की बात कर रहा है और z इक्वल टू 3 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा, अच्छा इसने पूछा एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट पूछा है, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं पूछा है।
सो E1 इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, जेड कितना हो गया 3 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब माइनस 13.6 का ये वैल्यू यूज कर लो, तो क्या लिखेंगे 19.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू 9 दैट इज, इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 54 तो 5 0 45 प्लस 50 9 14, तो माइनस 140.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर नोट डाउन करें तो कितना आएगा ये माइनस 1.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, 10 टू द पावर 16 का अप्रॉक्स वैल्यू देखो किसमें है, एग्जैक्टली मैच नहीं किया, यहाँ पे ये मैच कर गया, 10 का पावर मैच कर गया, अपना काम हो गया। यहाँ पे आंसर आएगा माइनस 1.4, इसने 4.4 दिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में 10 के पावर को मैच करते हैं, आपको आंसर मैच कर जाएगा, तो इसको बोलेंगे आंसर क्या होगा, ए होगा। अच्छा, मैं सोच रहा था क्यों मैच नहीं कर रहा, आंसर मैच करेगा। देखो मैंने क्या गड़बड़ मचा दिया, ये 19.6 इंटू माने भाई 4 था, तो यहाँ भी 4 आएगा, और अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो देखो मैंने भी एक सिली मिस्टेक किया था, हो जाता है जब आप फरवरी में से क्वेश्चंस करते हो। तो यहाँ पे ये आपका आता है 44 माइनस 44.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 दैट इज माइनस 4.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 जूल पर एटम, ये आपका आंसर होगा। अब मैच करते हैं, कौन ऑप्शन हुआ, बी ऑप्शन मैच हुआ, ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा, सॉरी पहले मैंने गलत लिख दिया था, करेक्ट आंसर इज बी, ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन के लिए सॉरी, मैंने ये 4 का वैल्यू पुट नहीं किया इसलिए आंसर मैच नहीं किया था। तो लॉजिक क्या था क्वेश्चन करने का, जिस भी क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एनर्जी दिया हुआ है किसी ऑर्बिट का, या रेडियस दिया है या स्पीड दिया है, तो उसको जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू को यूज करना है। अब यूनिट कन्वर्जन में जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 13.6 को कन्वर्ट किया, 13.6 को मैंने कन्वर्ट किया उस गिवन वैल्यू के टर्म्स में। तो अब देखो नेक्स्ट में कितना आसान क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल आसानी से मैंने उसको कन्वर्जन किया। अब मेरा एरर छोड़ दो, मैंने एरर कर दिया, नहीं तो आपको ये बिल्कुल शॉर्टकट में आपको आंसर देगा, ठीक है। तो ये था, अब फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है, थैंक यू।